हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। आज हम लोग बात करेंगे यानी राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, जो आपका पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन है, उन सभी अनुच्छेद को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा विद इन 5 या 10 मिनट्स में, जो आपके एग्जाम्स के लिए तुरंत ही आप देखकर और तुरंत ही जाके आप जो है आपके माइंड में बैठ सकता है। अगर आप पहले से कभी पढ़े हैं तो केवल आप इसको एक बार देख लेते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो केवल हम लोग इसमें आर्टिकल्स का ही चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे भी तत्व होंगे जहां भी बताने वाला होगा मैं बता दूंगा। बाकी आप जानते ही हैं, विस्तृत के लिए आप फाउंडेशन को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना फाउंडेशन का तो होता नहीं है। तो वहाँ विस्तृत के जाने के लिए आपको फाउंडेशन लेना पड़ेगा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं यानी भारतीय राष्ट्रपति हैं, उनके संदर्भ में देखने का प्रयास करें। जैसे कि आपको पता है कि कार्यपालिका के जो प्रधान होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और इनका निर्वाचन जो होता है वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और ये संसद के अंग भी होते हैं, भाग भी होते हैं। जैसे संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, तो ये सब आपको पता है, बेसिक जानकारी। तो हम लोग आर्टिकल्स पे सीधे चलते हैं, कौन कौन से इनसे संबंधित अनुच्छेद जो है। तो इनका वर्णन पहले आप देख लेंगे कि किस भाग में अगर पूछे तो याद रखिएगा भाग 5 में है। राष्ट्रपति का जो पद का वर्णन है किस में है? भाग 5 में है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति के बारे में लिखा गया है। इन भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ये पुनर्निर्वाचन के लिए भी मैंने कितना हो बार निर्वाचन हो सकते हैं। वही अमेरिकन राष्ट्रपति के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो होते हैं वो केवल और केवल 2 बार ही निर्वाचित हो सकते हैं। अगर 2 बार निर्वाचित हो गए तो फिर उनकी बाद में फिर उसके बाद से वो चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। उसके बाद से भी उन पे बाउंडेशन है। एक तो और है कि वह जो वहाँ की कांग्रेस होती है, जो वहाँ का मुख्य रूप से देखा जाए जो पार्लियामेंट होती है जिसको कांग्रेस कहा जाता है, उसके वो अंग नहीं होते हैं। और हमारे वहाँ जो प्रेसिडेंट है वह क्या होता है? वो अंग होते हैं पार्लियामेंट के। ठीक है, और सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं सेनाओं का। तो ये अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में लिखा हुआ है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 53 में क्या लिखा गया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है वो किसके हाथ में होगी? तो राष्ट्रपति के हाथ में होगी, यानी राष्ट्रपति के नाम से होती है कोई भी कार्य जो होता है। जैसे अगर कोई बिल है, विधेयक है, अगर अधिनियम बनाना है तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर होगा, तभी वह जाके क्या होगा? एक्ट बनेगा। तो संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। 54 में क्या लिखा गया है? तो अनुच्छेद 54 में लिखा गया है राष्ट्रपति के चुनाव। अब राष्ट्रपति के चुनाव होता कैसे है? तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष एकल हस्तांतरित अनुपातिक प्रणाली के द्वारा क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसके पीछे कई कारण है जिसके कारण ये अपनाया गया है। तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, 55 में क्या है? निर्वाचन का तरीका क्या है, कैसे उनको निर्वाचित किया जाए? तो मैंने बताया कि निर्वाचित कैसे किया जाएगा? अप्रत्यक्ष रूप से और एकल संक्रमणीय मताधिकार के अनुसार से, अनुपातिक प्रणाली के अनुसार से इनका क्या होता है? चुनाव होता है। चुनाव के तरीकों के बारे में किसमें वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 55 में किया गया है। ठीक वैसे अनुच्छेद 56 में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो कार्यकाल का वर्णन जो है अनुच्छेद 56 में है। यानी सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और जैसे ही दूसरे राष्ट्रपति आते हैं चुनाव होके, वैसे पहले वाले राष्ट्रपति का क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो सामान्यतः तो 5 वर्ष होता है। चाहे तो दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, तिबारा भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तिबारा बन मतलब जीत के जाएंगे तो बन सकते हैं, सीधी बात है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः देखा जाए तो 5 वर्ष का होता है। 56 में लिखा गया। 57 में क्या लिखा गया है? पुनर्चुनाव के लिए अर्हता, मैंने राष्ट्रपति जो है दोबारा भी चुनाव लड़ सकते हैं, दोबारा भी चुने जा सकते हैं। तो इनका निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का अपने वहां, ये आप जानते ही हैं। तो निर्वाचन जो होता है तो इसमें पुनर्चुनाव के लिए अर्हताएं क्या है? यानी दोबारा भी वो चुनाव लड़ सकते हैं, दोबारा भी चुनाव जीत सकते हैं, और कितना हो बार, यानी मतलब अमेरिका के जैसे यहाँ पे बाउंडेशन अपने वहां नहीं है। अपने संविधान में अपने वहां राष्ट्रपति जो है कितना हो बार एक व्यक्ति बन सकता है। वैसे 58 अनुच्छेद में क्या लिखा गया है? राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता क्या है राष्ट्रपति चुने जाने के लिए? पहला कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा क्या है वो कम से कम 35 वर्ष का जो है, कम से कम कितना? 35 वर्ष का उम्र पूरा कर चुका हो। ये 2 क्राइटेरिया तो मेंशन है ही है। साथ साथ वह लोकसभा के चुनाव जो है लड़ने, यानी मुख्य रूप से लोकसभा के चुनाव निर्वाचित होने योग्य हो, ये ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। ये योग्यताएं हैं। उसके बाद से और भी योग्यता क्या है? जैसे राष्ट्रपति अगर कोई व्यक्ति
चुना जाता है, योग्यता जो में अगर देखा जाए तो उसमें 50 समर्थक और 50 अनुमोदक भी होते हैं, तब जाके वह चुनाव लड़ता है। ठीक है, तो यह सभी बातें 58 में लिखी गई हैं। 59 में राष्ट्रपति कार्यालय की जो दशाएं, ऑफिस की उनकी जो दशाएं हैं उनके बारे में वर्णन किसमें है, आर्टिकल 59 में 59 में है। अनुच्छेद 60 में आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, यानी राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करते हैं किसमें लिखा गया है, 60 में लिखा गया है। अब शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, CJI दिलाते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या तो दिलाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो कौन दिलाएंगे, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो इनको राष्ट्रपति को क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। तो किस में लिखा गया, अनुच्छेद 60 में लिखा गया है। ठीक है, वैसे ही अगर देखा जाए अनुच्छेद 61 के बारे में, आर्टिकल 61 के बारे में, तो यहाँ पे महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में लिखा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा। तो महाभियोग लगाने से पहले क्या होता है, 1/4 लोग जो सदस्य होते हैं, जिस भी महाभियोग लगाने में भी एक बात है कि किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा से चाहे वो लोकसभा से। और चूंकि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो राज्यसभा और लोकसभा कहीं भी लाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया। और महाभियोग की प्रक्रिया लाने के लिए 1/4 सदस्यों के द्वारा सिग्नेचर होगा, 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, तब जाएगा महाभियोग की प्रक्रिया लाया जाएगा। जिस दिन लाया जाएगा अगर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित हो गया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, तब वह क्या होंगे, उस दिन से उनके पद को खाली समझा जाएगा। ठीक है, और उससे पहले जो भी कृत्य वो किए होंगे, जो कार्य किए होंगे, वह जो है अमान्य नहीं होगा। ये भी चीजें हैं। तो अनुच्छेद 61 याद रखिएगा। 62 में क्या है, तो 62 में आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति की पद की जब रिक्ति होती है तो पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय विदिन 6 मंथ होता है। यानी राष्ट्रपति का पद खाली हो तो कितने समय में, 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। ठीक है, ये किस में लिखा गया है, अनुच्छेद 62 में लिखा गया है। 65 में क्या लिखा गया है, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित लिखा गया है 65 में, यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। जब राष्ट्रपति बीमार हो या किसी अन्य देश के यात्रा पे गए हो तो उस समय उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 65 में लिखा गया। 71 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति से चुनाव संबंधित जितने भी मामले हैं, उन सभी चुनाव संबंधित मामले जो भी होगा उसका निपटारा कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 71 के तहत, अनुच्छेद 71 के तहत। अब इनके निर्वाचक गण में कौन कौन शामिल होते हैं ये भी मैं बता दूं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में वो लोग शामिल होते हैं जैसे लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये सभी निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं, यानी मनोनीत सदस्य इसमें तो शामिल नहीं होते हैं। पहला बात, विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। दूसरी बात, तो इसमें शामिल कौन होते हैं, तो शामिल होते हैं निर्वाचित सदस्य, वो विधानसभा के होते हैं, राज्यसभा के और लोकसभा के। ठीक, याद रखिएगा। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। अब क्षमादान की शक्ति जो है, स्थगन, माफी, ये सारी चीजें सभी तरह की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को मिली हुई है, लेकिन वही अगर राज्यपाल में हम लोग पढ़ेंगे तो राज्यपाल को नहीं मिली हुई है। तो यह है अनुच्छेद 72। आगे अगर हम चलेंगे 74 भी राष्ट्रपति से संबंधित है, यानी मंत्री परिषद के प्रसाद मुख्य रूप से देखा जाए एड एंड एडवाइस से कौन काम करेगा, राष्ट्रपति काम करेगा। और 74 में सब क्लास भी जोड़ा गया, सब क्लास 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद के सलाह से, एड एंड एडवाइस से ही काम करेगा। हालांकि अगर वो एड और एडवाइस जो है उसके रिकंसल्टेशन के लिए ही भी क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। 74(1) में लिखा गया है। और रिकंसल्टेशन के बाद, अगर पुनर्विचार के बाद भी अगर फिर उनके पास वो मामला आता है तो फिर उनके मानना जो है बाध्य होता है। तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की जितने भी सलाह होते हैं वो क्या होता है, मानना बाध्य है। कौन, राष्ट्रपति के लिए। अनुच्छेद 75 में जो मंत्री होते हैं या जो भी प्रधानमंत्री हो या अन्य मंत्री या मंत्रिपरिषद में जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति के बारे में किसमें लिखी गई है, अनुच्छेद 75 में लिखा गया है। ठीक है, फिर 76 में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया है, जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। और इनको यह किसके प्रसाद प्रयत्न रहते हैं, प्रेसिडेंट के प्रसाद प्रयत्न भी ये रहते हैं। इनका वेतन भत्ता भी सब ये कौन निर्धारित करता है, या राष्ट्रपति निर्धारित करता है महान्यायवादी का। ठीक, 77 में भारत सरकार की कार्यवाही का संचालन के बारे में लिखा गया है। 78 में राष्ट्रपति को सूचना देने, प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वो राष्ट्रपति को सूचना दे, जो भी वो सूचना मांगे। और 85 में है कि संसद का जब भी सत्र होता है, सत्र या सत्रावसान या भंग करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल 85 के तहत सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना या सत्र का विघटन करना या भंग करना, ऐसा आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति को। 111 के तहत विधेयकों पर सहमति। अब सहमति 3 तरह का होता है, या तो दे सकते हैं, या तो रोक सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अगर पुनर्विचार के लिए लौटाए हैं और उसके बाद फिर आया है
तो फिर उनको बाध्यता है कि देने पड़ती है सहमति। हालांकि धन विधेयक के संदर्भ में पुनर्विचार के लिए वो बिल को नहीं भेज पाते हैं। तो 111 में लिखा गया है। 112 में संघीय बजट, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संविधान में लिखा गया है, बजट के रूप में नहीं लिखा गया है, तो यह 112 में है। 123 में क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी कब करते हैं, जब दोनों में से कोई एक सदन अथवा दोनों सदन न चल रहा हो, तब उस समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की है। हालांकि वह 7 हफ्ते यानी 7 सप्ताह या मुख्य रूप से देखा जाए विद इन 6 मंथ के डिफरेंस में, और जब सत्र शुरू हो रहा है उसके 7 जो सप्ताहिक है उसके अंदर में क्या कराना पड़ता है, इसको अप्रूवल कराना पड़ता है पार्लियामेंट से। अगर अप्रूवल नहीं मिले तो वो क्या हो जाएगा, अध्यादेश खारिज हो जाता है, समाप्त हो सकता है। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनसे क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, लेकिन उनके सलाह को मानना बाध्यता नहीं है, बाइंडिंग नहीं है राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है। तो सलाह लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से। तो ये तो रहा संबंधित जितना भी आर्टिकल जो मुख्य रूप से राष्ट्रपति से संबंधित था। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अगर अच्छी तरह से समझ में आई है आपको एक विद इन शॉर्ट समय में, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।